Hello students, welcome to our information bank. This is Amozim Zaman and today it's a very big and good news for all you because today we have started our series of lectures on biology. So you say that this lecture is a biology for beginners. So we started our series of biology from a very basic concepts that what is biology, how we are define it and how we are classify it. So we have started this here. First of all, we have started from a very basic concept that is what is biology. आज का जो हमारा लेक्चर है कि वो बियोलॉजी क्या होती है, बियोलॉजी क्या होती है। मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था ओरिजिन ऑफ फील्ड पर के किस तरह बियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये ब्रांचेस किस तरह इवॉल्व हुई थी हिस्ट्री के अंदर। तो उसमें मैंने सब क्लासिफिकेशन की है कि अगर आप उसको डिफाइन उसको याद कर लेते हैं, अगर आप उस लेक्चर को वॉच कर लेते हैं तो आपको ये वाला लेक्चर काफ़ी आसानी के साथ समझ आ सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि बियोलॉजी होती क्या है, इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है ना कि किस तरह इवॉल्व हुई थी, किस तरह निकली थी हिस्ट्री में, तो वो लेक्चर देखना ज़रूरी है। जस्ट आप देख लें थोड़ा सा एक वो वाला पार्ट जहाँ पर मैं क्लासीफाई करता हूँ ब्रांचेस को कि बियोलॉजी किस तरह इवॉल्व हुई थी। बियोलॉजी एक ब्रांच है लिविंग साइंसेस की। तो अगर बियोलॉजी को अगर मैं स्टार्ट करते हुए सबसे पहले ये कहूँ कि बियोलॉजी वर्ल्ड खुद क्या है, मीन्स कि कैसा वर्ल्ड है, किस फील्ड से निकला हुआ वर्ल्ड है। तो मैं बताता चलूँ कि बियोलॉजी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। बियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, इट्स अ ग्रीक वर्ड जो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस कराया था। कैरोलस लीनियस का आप आगे पढ़ेंगे टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर कि इन्होंने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराई थी कैरोलस लीनियस ने, दैट इज कैरोलस लीनियस। इन्होंने दो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराई थी। और बियोलॉजी का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, एक है बायो जबकि दूसरा है लॉजी। अब इन दोनों का मीनिंग हम सीखेंगे। बायो का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर मैं लिटरली मीनिंग आपको बनाकर दिखाऊं ना तो वो ये होता है कि इट इज अ स्टडी अबाउट लाइफ, अ स्टडी अबाउट लाइफ। बियोलॉजी का ये मतलब होता है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन कौन सा है कि हम इस डेफिनेशन में एक वर्ड उठाएंगे लाइफ। हम बहुत सुनते हैं ना कि लाइफ व्हाट इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, सेल पढ़ते हैं हम। तो बेसिकली लाइफ होती क्या है, लाइफ को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में ये सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन बना था स्पेशली साइंटिस्ट के लिए, लेकिन फिलोसोफर ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सुलझा दिया है। वो किस तरह की लाइफ क्या होती है। लाइफ हम कहते हैं कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, it is a sum of characteristics which distinguish us from non-living things. It's a simple definition for all you because लाइफ का क्या मतलब होता है कि ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी खसूसियात जो हमें दूसरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करें, हमें मुख्तलिफ बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। सो ये लाइफ के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं, बियोलॉजी कहते हैं। अगर इसे मैं दूसरी डेफिनेशन बताऊं तो वो ये होती है कि इट इज अ स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज अ स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज अ स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये होती है। अब हम अगर आगे चले यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि एमसीक्यूज में किस किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इसकी वर्ड पर आ सकते हैं कि कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और फादर ऑफ बियोलॉजी का नाम पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बियोलॉजी कौन है, व्हाट इज अ फादर ऑफ बियोलॉजी। तो फादर ऑफ बियोलॉजी आप कह सकते हैं कि अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बियोलॉजी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन मेथड इंट्रोड्यूस कराया था। इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट पर। तो ये 4th BC के फिलोसोफर हैं अरिस्टोटल, इनको फादर ऑफ बियोलॉजी माना जाता है।
आई होप कि आपको यहाँ तक तो आराम से समझ आ गई होगी। तो अगर हम आगे चलते हैं इसकी डिवीजन पर कि इसकी डिवीजन कौन सी है, इसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और कौन सी इसकी डिवीजन है और किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं इसकी डिवीजन में। तो वो इसकी डिवीजन मेनली 3 डिवीजन है। एक है ज़ूलॉजी, ज्यादातर बीएस में पढ़ाई जाती है। एक ज़ूलॉजी है, एक बॉटनी है और एक माइक्रोबायोलॉजी। वन इज अ ज़ूलॉजी and other one is a botany and the last one is called microbiology। ये इसके मेन 3 डिवीजंस है। ज़ूलॉजी अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करने जाऊं, जू का क्या मतलब होता है, एनिमल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जू एनिमल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ स्टडी अबाउट एनिमल्स। सिंपल स्टडी अबाउट एनिमल्स के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी कहते हैं। और बॉटनी का मतलब होता है प्लांट्स, यानी प्लांट्स के बारे में स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। और माइक्रो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो मींस के बहुत ही छोटे, ना दिखने के बराबर। तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी थ्रू नेकेड आई नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या कहते हैं, हम माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। माइक्रोब्स में क्या क्या आ जाते हैं, माइक्रोब्स के अंदर फॉर एग्जांपल आ सकते हैं, पर अब बहुत ही एबंडेंट ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया आ गया, वन इज अ बैक्टीरिया आ गया, फंजाई आ गया, एंड स्पेशली जो बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनिज्म है ऑब्लिगेट पैरासाइट जिसको माना जाता है वायरस आ जाता है। तो इन सब को बारी बारी हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इन सब को हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर भी। और मेरी जो कैटेगरी बी बनाई थी मेडिकल फील्ड के हवाले से, उसमें एक माइक्रोबायोलॉजी का अलग हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें भी हम इन सब को काफी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसकी सब डिवीजन पर चलते हैं। तो अगर बुक में देखें तो सब डिवीजन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपके साथ वो सब डिवीजन शेयर करूंगा, वो लिखूंगा कि जिसका हमारे आगे कनेक्शन होगा, जिसका आगे कनेक्शन होगा मींस कि जिसको हम टच करेंगे, जिसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, जिसके ऊपर मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा। तो उनमें एक सब डिवीजन पहले अगर मैं पढ़ो तो हम किसी भी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में, अगर किसी भी चीज को हम स्टडी करते हैं तो पहले हम उसकी शेप देखते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं, उसकी साइज देखते हैं कि साइज कितनी है, पैटर्न उसका कैसा है, उसकी शेप कैसी है। तो उन सब चीजों के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी, दैट इज मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो मॉर्फोलॉजी शेप के बारे में स्टडी होती है। मॉर्फोलॉजी को मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, one is a external and other one is a internal। ये 2 मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल की बात अगर मैं करूं तो एक्सटर्नल में हम किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, शेप के बारे में, उसका पैटर्न कैसा है, उसकी साइज कितनी है, मींस के लेंथ विड्थ एरिया वो कितना होता है। तो अगर इंटरनल की मैं बात करूं ना, तो उसका इंटरनली जो हम किस चीज के बारे में शेप का स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो क्लोजली कनेक्टेड होता है आपकी एनाटॉमी के साथ। एनाटॉमी आपने बुक में एक अलग ब्रांच पढ़ी होगी, लेकिन एनाटॉमी मैं क्लासिफाई कर रहा हूं इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर एनाटॉमी को, दैट इज एनाटॉमी। लेकिन एनाटॉमी की मेनली 2 मेन डिवीजंस होती हैं। कौन कौन सी 2 मेन डिवीजन है इसकी, इसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्रू नेकेड आई स्टडी के लिए जो हम करते हैं उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एनाटॉमी को 2 क्लासेस में। कौन कौन सी क्लास है इसमें, पहली क्लास है वो है ग्रॉस एनाटॉमी, वन इज अ ग्रॉस एनाटॉमी एंड अदर वन इज कॉल्ड माइक्रो एनाटॉमी। माइक्रो का मतलब मैं अभी आपको बता चुका हूं कि माइक्रो को जो हम थ्रू नेकेड आई नहीं कर सकते, जिसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सो उनको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, जिसको हम अपनी नेकेड आई के रेजोल्यूशन पावर से नहीं देख सकते। तो ग्रॉस एनाटॉमी को हम दूसरा नाम देते हैं मैक्रो एनाटॉमी भी। मैक्रो एनाटॉमी मींस के जिसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रॉस एनाटॉमी हो गई। माइक्रो एनाटॉमी का दूसरी मैं टर्म देने जा रहा हूं, दैट इज हिस्टोलॉजी।
दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी इसको हम कह सकते हैं। हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी इट इज अ स्टडी अबाउट टिश्यूज थ्रू अ हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये बिल्कुल मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मींस के मॉर्फोलॉजी को हम किन दो ब्रांचेस में, किन दो डिवीजन में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम एक और डिवीजन पढ़ते हैं जिसमें स्ट्रक्चर आ जाता है। किसी भी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं? हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी को मेनली टू डिवीजन्स में हमने डिवाइड किया है, एक को ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं, दूसरे को माइक्रो एनाटॉमी कहा जाता है। जबकि ग्रॉस एनाटॉमी को मैक्रो एनाटॉमी भी कहते हैं और माइक्रो एनाटॉमी जो एक दूसरी ब्रांच है, उसकी दूसरी डिवीजन है, तो उसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प और थ्रू द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और उसको माइक्रो एनाटॉमी को हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम टिश्यूज की स्टडी कर रहे हैं एट अ टिश्यू लेवल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इसको हम हिस्टोलॉजी भी कह सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक दूसरी मेन ब्रांच जो है, जो हमारे साथ लिंक होगी, वो है फिजियोलॉजी। दैट इज फिजियोलॉजी। कि फिजियोलॉजी जो है वो किसके बारे में स्टडी होती है? इट इज अ स्टडी अबाउट नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट्स अ नॉर्मल फंक्शन। अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर ये नॉर्मल फंक्शन एबनॉर्मल हो जाए तब हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम डिजीज कहते हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो जब एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने लगती है तो कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं आपकी बॉडी पर, कुछ सिम्टम्स की एक्सप्रेशन होती है, तो उस सिम्टम्स को हम डिजीज कहते हैं। तो उस कंडीशन में जो हम स्टडी करेंगे उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। दैट इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, सॉरी, इसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। तो ये एबनॉर्मल फंक्शंस होते हैं आपकी बॉडी का एक एबनॉर्मल रिस्पांस होता है किसी टिश्यू का या किसी सेल का एक स्टिमुला की तरफ, तो उसको हम किस चीज में स्टडी करते हैं? पैथोलॉजी में। अगर मैं इस एबनॉर्मल फंक्शन को वापस में नॉर्मल करने लगता हूं तो मैं क्या चीज यूज कर सकता हूं? कैसे मैं कर सकता हूं? कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू मैं नॉर्मल बन सकता हूं? तो वो होता है ड्रग्स आप ले सकते हैं या मेडिसिन ले सकते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं ना, इंजेक्शन या इंफ्यूजन, आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं तो इन सब की इंजेक्शन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ड्रग्स हो गई, मेडिसिन हो गई, इन सब की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। दैट इज फार्माकोलॉजी। तो ये एक कंसेप्ट मैंने लिंक किया है आपका कि जब बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। अब जब नॉर्मल फंक्शन एबनॉर्मल हो जाए तो उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, और जब वो एबनॉर्मल फंक्शन को हम ड्रग्स के थ्रू नॉर्मल करते हैं तो उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। दैट इज अ बेसिक कांसेप्ट। और अभी मैंने एक नाम उठाया सेल का। सेल को हमारी लाइफ की यूनिट माना जाता है, तो सेल बहुत ज्यादा एक वास्ट ब्रांच है सेल की, तो उसके बारे में हम स्टडी को क्या कहेंगे? उसके बारे में हम स्टडी को कहेंगे दैट इज अ सेल बियोलॉजी। That is a cell biology. Which is a study about cell. And what is cell? Cell is a unit of life. It's a characteristic of cell, not a definition. तो definition क्या हो सकती है सेल की? जिस तरह हम सेल बियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, सेल और उसके ऑर्गेनेल्स, उसका स्ट्रक्चर, सेल की डिविजन्स, इन सब को काफी एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। लेकिन सेल की ये जो ब्रांच है सेल बियोलॉजी, ये काफी ज्यादा स्कोप है इसका, काफी ज्यादा फैमिलियर ब्रांच है सेल बियोलॉजी की, जिसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। So students, it's our first lecture on biology, और I hope कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। और इसी तरह हम आज से अपना लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं बियोलॉजी पर, और काफ़ी आसानी के साथ हम इसको काफ़ी एक मॉडरेट टाइम के अंदर ये बुक हम ख़त्म कर देंगे। और जिस टाइम पर हमने ये बुक स्टार्ट की है वो ना तो इतना लेट, इट्स नॉट अ टू लेट और नॉट अ टू अर्ली, सो योर बेस्ट एंड moderate time to start our series on a biology and especially our science subjects, maybe a physics, chemistry, English. So I hope you are understand this lecture, and the notes of this lecture I give you in my description.
So for more lectures and for more my informative videos, you click on a subscribe and hit a bell icon and hit a like on here, and please comments, and in comment box you ask me a lot of questions about my lecture. So I hope you are understand it. Thank you very much.